जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया में बड़ा मोड़ आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह शामिल हैं, उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने दोनों सदनों से जवाब मांगा है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 12 अगस्त 2025 को गठित 3 सदस्यीय जांच समिति को चुनौती दी है। समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, जो कि अध्यक्ष हैं, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल हैं। याचिका में मुख्य तर्क यह दिया गया है कि महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में एक ही दिन जो है पेश किया गया था। इसलिए न्यायाधीश अधिनियम 1968 की धारा 3(2) के मुताबिक समिति का गठन दोनों सदनों के अध्यक्षों के द्वारा संयुक्त रूप से होना चाहिए था, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष का एक तरफा गठन असंवैधानिक है, क्योंकि राज्यसभा के फैसले को उन्होंने कंसीडर नहीं किया और यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 124, 217 तथा 218 का उल्लंघन करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि जब दोनों सदनों में प्रस्ताव एक ही दिन दिया गया है, तो फिर कोई भी सदन अकेले समिति नहीं गठित कर सकता। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने सांसद और कानूनी विशेषज्ञ होने के बावजूद भी प्रक्रिया में गड़बड़ी कैसे की गई। यह टिप्पणी दोस्तों संसदीय प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर सवाल उठाती है। जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को आरोपों पर लिखित जवाब देने के लिए अब 12 जनवरी 2026 तक का समय बढ़ा दिया है और 24 जनवरी को व्यक्तिगत पेशी का निर्देश भी कर दिया गया है। यशवंत वर्मा, आपको याद होंगे, जिनके दिल्ली स्थित आवास पर अधजले नोटों के बंडल मिले थे फायर ब्रिगेड की टीम को, उसके बाद में जांच होती है और उनके खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश होता है। दोस्तों, यह पूरा विवाद 14 मार्च 2025 की शाम को दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास तुगलक क्रेसेंट में लगी आग से शुरू हुआ था। आग बुझाते समय स्टोर रूम से जले हुए नोटों की बड़ी मात्रा बरामद की गई थी, जिसे अनअकाउंटेड कैश बताया गया था। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में तैनात थे और परिवार के साथ में मध्य प्रदेश की यात्रा पर गए थे। उन्होंने आरोपों को साजिश करार देते हुए खारिज कर दिया। इस घटना के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च 2025 को 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति का गठन किया था, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। समिति ने 4 मई 2025 को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया और पद से हटाने की भी सिफारिश कर डाली गई। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद में रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 7 अगस्त 2025 को जस्टिस वर्मा की इन हाउस रिपोर्ट के खिलाफ में याचिका को जो है खारिज कर दिया गया था। जो इन हाउस जो टीम गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट की मुखालफत करते हुए यशवंत वर्मा ने एक पिटीशन दाखिल की थी। उस पिटीशन को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में 146 सांसदों और राज्यसभा में 63 सांसदों के सिग्नेचर से प्रस्ताव को पेश किया गया। लोकसभा ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन राज्यसभा ने अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है। फिर भी लोकसभा के अध्यक्ष ने एक तरफा समिति गठित कर दी, जिसे अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच में संतुलन पर बड़ा सवाल उठाता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग पास होना जरूरी है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 प्रक्रिया निर्धारित करता है, लेकिन जब दोनों सदनों में प्रस्ताव एक साथ हो तो संयुक्त कार्रवाई अनिवार्य है। जस्टिस वर्मा की याचिका इसी प्रक्रियात्मक खामी पर आधारित बताई जा रही है। विपक्ष की ओर से कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी साबित होती है तो पूरी महाभियोग की कार्रवाई रद्द की जा सकती है। दूसरी ओर सरकार और संसद का पक्ष है कि आरोप गंभीर है और जांच इसमें बेहद जरूरी है।
तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के पहुंचे कि जब उनके खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, जब महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, तो इसे लोकसभा से तो स्वीकार कर लिया गया। लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों जगह जो है सिग्नेचर किए गए थे और जितने भी नंबर चाहिए थे वो नंबर पर्याप्त थे और उसके बाद में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो लोकसभा से तो इसको मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन राज्यसभा से इसको मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी लोकसभा की तरफ से जो है एक टीम का गठन कर दिया जाता है, जिसे सीधे तौर पर यशवंत वर्मा की तरफ से असंवैधानिक करार दिया गया है और इसी बाबत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। और आज उनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में जज साहब ने भी यह पाया कि वाकई में इस मामले में खामियां नजर आती हैं और इसीलिए लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा और लोकसभा के सचिवालयों को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है कि इतने बड़े बड़े कानूनी विद्वान जो है सदन के पटल पर बैठे रहते हैं, फिर भी ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया। तो कुल मिलाकर के यशवंत वर्मा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से राहत मिलती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा की याचिका में बताए गए तथ्यों को सही मानते हुए ये बड़ा आदेश जारी किया है और ये जो नोटिस जारी किए गए हैं इसके बाद में अब राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो ये अधजले नोटों के बंडल के जो गंभीर आरोप लगे हैं, इसने कहीं ना कहीं पूरी न्यायपालिका को उठा करके कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इस देश की जो आम जनमानस है, जब भी उन्हें पुलिस विभाग से कोई उम्मीद नहीं रह जाती, उसके बाद में वो कोर्ट की दहलीज पर पहुंचते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि यहां पर न्याय मिलेगा। लेकिन वहीं पर न्याय के मंदिर में बैठने वाले एक जज के घर पर अधजले नोटों के बंडल फायर ब्रिगेड की टीम को मिलते हैं। जब वो वहां पर आग बुझाने के लिए गए थे तो ऐसे में लोगों का जो भरोसा है और लोगों के अंदर जो तमाम सवाल है जुडिशरी को लेकर के, वो उठ खड़े हुए और इस मामले में यकीनन तौर पर एक सही फैसला डिलीवर होने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो भी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स गठित की गई हैं, उम्मीद है कि वो इस मामले की तह तक में जाकर के तमाम साक्ष्यों को सबूत बना करके, आधार बना करके इस मामले में जो है एक तर्क संगत फैसला दिया जाएगा। क्योंकि ये बात सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे घूसखोरी के आरोपों की नहीं है, यह सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से मिले अधजले नोटों के बंडल, नोटों के पहाड़ की नहीं है। यह दरअसल जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें आम जनता के भरोसे का भी सवाल है और आम जनता का भरोसा बना रहे, इसलिए इस तरीके से तर्कसंगत इस मामले में न्याय होना चाहिए ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके, लोगों के मन में यह भ्रम न बना रहे। जब वो जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच के सामने अपना केस लेकर के पहुंचे तो उन्हें यह लगे कि ये जज साहब, इनके घर पर तो नोटों के बंडल मिले थे और वो बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो जाएं न्यायपालिका के ऊपर। इसलिए जरूरी है कि इस मामले में क्लैरिफिकेशन आए और जो सच है इस मामले में वो निकलकर सामने आए। और अगर यशवंत वर्मा साहब इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होनी चाहिए, जैसा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया उनके खिलाफ में चलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इन आरोपों को उनके खिलाफ में एक षड्यंत्र करार दिया है। उनका कहना है कि ये अधजले नोटों के बंडल जो बरामद हुए हैं उनके स्टोर रूम में कहां से पहुंचे, उनके घर पर इतना बड़ा जो नोटों का एक पहाड़ है, नोटों के जो बंडल है वो कैसे पहुंच गए, ये सब कुछ उनके खिलाफ में जो है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो भी इस मामले में टीमें गठित की गई थी, चाहे फिर वो रिटायर्ड जजेस की टीमें हों या फिर जो पुलिस की तरफ से तमाम बयान दर्ज करवाए गए, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, तो उनकी तरफ से जो यशवंत वर्मा साहब हैं उनको दोषी पाया गया है और इसी के बेसिस पर उनके खिलाफ में जो 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था और उस जांच समिति ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट में यशवंत वर्मा को दोषी बताते हुए उनके खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी और उन्हें तुरंत रूप से बर्खास्त करने की भी सिफारिश की गई थी उस जांच समिति के द्वारा, क्योंकि उनकी जांच के अकॉर्डिंग
वो जो नोटों के अधजले बंडल मिले थे वो किसी और के नहीं, यशवंत वर्मा के ही थे। इस बाबत कार्रवाई की उन्होंने सिफारिश भी की थी। उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है और जो 1/3 बहुमत चाहिए होता है, उस पर सिग्नेचर चाहिए होते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया किसी जज के खिलाफ में चलाने के लिए वो सब कुछ वहां पर प्रोसीजर होता है। लेकिन यहां पर एक पेच अब यह फंस गया है कि लोकसभा से तो मंजूरी मिल गई थी महाभियोग की प्रक्रिया की, लेकिन राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिली थी। इसी के खिलाफ में उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी और उस पिटीशन को तथ्यात्मक रूप से ठीक पाया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए यह नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं और राज्यसभा और लोकसभा के जो तमाम लोग हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, अब उनकी तरफ से इस बाबत क्या जवाब आता है। जैसे ही कोर्ट में कोई जवाब दाखिल किया जाएगा, तुरंत मैं बीच में आपके खबर लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।